हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन एक्सप्रेस में। तो आज हम हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर का लास्ट लेक्चर लेके आए हैं। इसमें हम जो रिमेनिंग टाइप के क्वेश्चन थे टाइप 5th वो हम देखेंगे और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं जो इसमें हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एज के ऊपर जो होता है क्वेश्चन ऑन एजेस, भाई रेशियो के अंदर एज दे दी दो जनों की और पूछा कि 5 साल पहले उनके एज का रेशियो इतना था, 5 साल बाद उनकी एज का रेशियो इतना होगा, तो अभी उनकी एज कितनी होगी ये बताओ। तो ये सारे क्वेश्चन हम सभी प्रकार के क्वेश्चन आज के इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो साथ रहिएगा इस लेक्चर के अंदर, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हर एक पॉइंट पर हम हर एक क्वेश्चन जो आज के लेक्चर में हमारा होने वाला है, हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन कोई ना कोई एक नई चीज़ आपको सिखाएगा। तो चलिए हेडिंग डाल लें टाइप 5th, ठीक है, टाइप 5th हेडिंग डाल लें और क्वेश्चन फर्स्ट आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। टाइप 5th क्या कह रहा है, यहाँ पर हम डाल लेते हैं टाइप 5th क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो कह रहा है अ डॉग चेज रैबिट। एक डॉग है वो रैबिट को चेज कर रहा है, मतलब उसके पीछे दौड़ रहा है, ठीक है। द डॉग टेक्स 6 जंप्स फॉर एवरी 7 जंप्स ऑफ द रैबिट, ठीक है। डॉग को हम डी से बता दें यहाँ पर और रैबिट को आर से बता देते हैं, है ना। और बोल रहा है डॉग टेक्स 6 जंप, डॉग को कितनी जंप लगानी पड़ रही है, 6, और रैबिट को कितनी, 7। मतलब डॉग 6 जंप लगाता है रैबिट की प्रत्येक 7 जंप के अंदर। जितनी देर में मतलब रैबिट 7 जंप लगा लेता है उतनी देर में डॉग जो है वो 6 जंप लगा लेता है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय रैबिट इन 6 जंप इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन 4 जंप। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय रैबिट इन 6 जंप, रैबिट 6 जंप के अंदर जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जितनी दूरी तय करता है 6 जंप के अंदर, उतनी ही दूरी डॉग जो है वो 5 जंप के अंदर तय कर लेता है। तो हम मान लेते हैं कि जो रैबिट है वो 1 जंप के अंदर r दूरी तय कर रहा है और डॉग 1 जंप के अंदर d दूरी तय कर रहा है ना। और बोला है डिस्टेंस कवर्ड बाय रैबिट इन 6 जंप, तो 6 जंप के अंदर 6r करेगा और डॉग जो है वो 5 जंप के अंदर 5d डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, उनकी स्पीड का रेशियो हमको फाइंड करना है, ठीक है। देखो ये वाला जो हमको इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ये वाला जो डेटा दे रखा है, ये डेटा हमको बता रहा है कि इक्वल टाइम के अंदर, ध्यान से सुनना, इक्वल टाइम के अंदर डॉग 6 जंप कर लेता है और उसी टाइम के अंदर रैबिट 7 जंप कर लेता है। ये जो डेटा है ये टाइम को बता रहा है, किसको, टाइम को बता रहा है। अब ये वाला जो डेटा है ये डिस्टेंस को बता रहा है ना। हमने माना कि रैबिट 1 जंप में r डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो 6 जंप में 6r करेगा। उसी तरह से डॉग अगर 1 जंप में d डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो 5 जंप्स के अंदर 5d ट्रेवल करेगा। तो चलो हाँ, अब हम इसका रेशियो निकालते हैं ना, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर के अंदर का ही है क्वेश्चन ये, तो रेशियो वाले से ही होगा। रेशियो प्रोपोर्शन लेके r/d ले लेते हैं। मैंने d को इधर ले लिया और यहाँ से 6 जो था उसको उधर भेज दिया, 5/6 रेशियो आ गया। यानी कि रैबिट और डॉग का 1 जंप के अंदर जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उनका रेशियो हमको मिल गया। क्लियर, रैबिट 1 जंप में हम मान लेते हैं 5 करेगा। भाई रेशियो आया है, रेशियो एग्जैक्ट नहीं होता लेकिन हम हमारे कन्वीनियंस के लिए उसको मान सकते हैं। जैसे आज तक हम जितने क्वेश्चन करते आए हैं हम अपने हिसाब से उसको मान लेते हैं, फिर जो क्वेश्चन में दे रखा होता है उस हिसाब से फाइनल चेंज कर लेते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि रैबिट 1 जंप में 5 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मान लेते हैं 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है। मीटर तो नहीं होता, बहुत ज़्यादा हो जाएगा मीटर, पर समझने के लिए मान लेते हैं 5 यूनिट वो 1 जंप में ट्रेवल करता है और डॉग 1 जंप में कितना ट्रेवल करता है, 6 यूनिट। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा टाइम और ये डिस्टेंस का हमको रेशियो मिल गया। टाइम फिक्स है ना, टाइम फिक्स है, हमको स्पीड निकालना है। तो स्पीड क्या होती है हमारी, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होती है। क्लियर आ रहा समझ में, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होती है ना। तो ये यूनिट टाइम दे रखा है कि जितने टाइम के अंदर डॉग 6 जंप कर रहा है
उतने टाइम के अंदर रैबिट हमारा 5 जंप कर रहा है ना। तो हमने ये निकाला डॉग 6 जंप तो कर रहा है, लेकिन 6 जंप में डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है वो अभी तक नहीं पता, लेकिन हमने यहाँ से मान लिया कि एक जंप के अंदर डॉग कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 6। देखो पहले तो हम डिस्टेंस का निकाल लेते रेशियो, मान लेते कि 6d डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और ये 7r डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। हमको मालूम नहीं ना एक डिस्टेंस के अंदर, एक जंप के अंदर कितना, एक जंप के अंदर या एक छलांग के अंदर कितनी दूरी वो तय करेगा, हमको नहीं पता। तो हमने मान लिया कि भाई फर्ज करो 6 छलांग लगा रहा है, एक छलांग में d दूरी तय कर रहा होगा, तो 6 छलांग के अंदर 6d करेगा। हमारा जो खरगोश है वो एक छलांग के अंदर अगर r दूरी तय कर रहा है तो 7 छलांग के अंदर 7r ट्रेवल करेगा। तो इस तरह से ये आ गया डिस्टेंस का रेशियो, है ना। और अब हमको d की वैल्यू निकालनी है, तो हमने माना d हमारा 6 है, r हमारा 5 है, रेशियो निकाल रहे हैं तो ऐसे ही हमने ले लिया। तो d की जगह मैंने 6 रख दिया तो 6 होगा, 7 की जगह हमने 5 रख दिया, 6 6 जा 36 आ गया, और ये आ गया 7 5 जा 35, ये डिस्टेंस का आ गया, डिस्टेंस का रेशियो आ गया, है ना। लेकिन हमको तो चाहिए स्पीड का रेशियो, स्पीड का चाहिए, स्पीड का रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो और ये कह रहा है इक्वल टाइम, टाइम इक्वल है, ये वाला जो डेटा था वो इक्वल टाइम के लिए दिया था, मतलब यूनिट टाइम के अंदर, यूनिट टाइम, टाइम 1 है, मतलब एक जितने टाइम में हमारा डॉग 6 जंप कर रहा है उतने टाइम में ही हमारा रैबिट 7 जंप कर रहा है, या हम मान लें 1 घंटे या 1 मिनट के अंदर, ठीक, एक सेकंड मान लेते हैं, तो मतलब यूनिट टाइम है तो कुछ भी ले सकते हैं, 1 सेकंड मान लेते हैं, हमको तो रेशियो ही तो निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, उनके स्पीड का रेशियो ही तो निकालना है। तो हमने मान लिया 1 सेकंड, तो टाइम 1 सेकंड यूनिट है टाइम, तो ये भी यूनिट से डिवाइड हो जाएगा, ये भी यूनिट से डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनल रेशियो जो आएगा स्पीड का, अब देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बन गई स्पीड बन गई। तो स्पीड का रेशियो क्या हुआ, जो हमारे डिस्टेंस का रेशियो होगा, क्योंकि टाइम का जो डेटा था वो दोनों के लिए यूनिट टाइम का दे रखा था। आया समझ में। तो इसलिए जो स्पीड का जो रेशियो आएगा वो भी 36:35 आएगा। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, आ गया क्वेश्चन। अभी आगे वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आप नोट करो, आगे वाले क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट कैसे करा हमने। चलो रब करते हैं इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नोट कर लो, अगर नोट करना है तो पहले नोट कर लो, फिर हम रब कर देंगे इसको। कर लिया नोट, चलो अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, है ना। देखो ये भी इसी तरीके का है। अ डॉग टेक 7 जंप फॉर एवरी 10 जंप ऑफ लायन एंड अ फॉक्स टेक 10 जंप फॉर एवरी, फॉक्स टेक्स 12 जंप फॉर एवरी 10 जंप ऑफ लायन। मतलब एक डॉग है वो 7 जंप ले लेता है, 7 बार छलांग लगा लेता है, कितने समय में, फॉर एवरी 10 जंप ऑफ लायन। जितनी देर में एक शेर 10 छलांग लगाता है उतनी देर में वो डॉग है वो 7 छलांग लगा लेता है, और उतनी ही देर में एक लोमड़ी जो है वो 12 छलांग लगा लेती है। तो मतलब टाइम तीनों केस में एक ही लिया, यूनिट टाइम लिया, है ना। तो हम देखो इस तरह से रेशियो निकाल लेते हैं, पहले डॉग की बात है, लायन की बात है, फिर फॉक्स, लोमड़ी को फॉक्स कहते हैं, ठीक। तो बोल रहा है शेर जितनी देर में 10 छलांग लगा लेता है उतनी देर में हमारा जो डॉग है वो 7 लगा लेता है, और उतनी देर में लोमड़ी है वो 12 छलांग लगा लेती है। तो टाइम इस केस में हमने तीनों का टाइम सेम ले लिया, ये छलांग आ गई, है ना, कितनी छलांग लगाता है, कितने जंप्स लगाएगा वो आ गया इसमें। अब देखो द डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन 5 जंप, हम मान लेते हैं डॉग एक जंप में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन 1 जंप, इन 1 जंप, एक जंप में कितना करेगा, मान लो d, है ना, मान लिया। इसी तरह से डिस्टेंस कवर्ड बाय लायन इन 1 जंप, लायन का हमने l मान लिया, ठीक है, और डिस्टेंस कवर्ड बाय
फॉक्स इन वन जंप, उसको एफ मान लिया, है ना, एफ मान लिया। एक जंप के अंदर डॉग डी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फॉक्स एफ करेगी, लायन एल करेगा। अब देखो, अब नेक्स्ट वाली लाइन पढ़नी है। डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन 5 जंप, 5 जंप के अंदर डॉग जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितना कर रहा है, 5d। एक में डी करेगा तो 5 में 5d, है ना। डिस्टेंस कवर्ड बाय लायन इन 15 जंप, लायन 15 जंप में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितना, एक जंप में एल कर रहा है तो 15 जंप में 15l, है ना। और एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय फॉक्स इन 20 जंप, और फॉक्स जो है वो 20 जंप के अंदर डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, आर इक्वल, ये इक्वल है, मतलब ऐसे ऐसे, है ना। और पूछा है रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, उनके स्पीड का रेशियो निकालो। क्या पूछा है, उनके स्पीड का रेशियो निकालो। भाई स्पीड का रेशियो यानी कि उनके डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा। तो ये तो क्या दे रखा है, तो जंप्स दे रखी है ना। 7 जंप लगा रहा है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, यहाँ देखो, यहाँ डिस्टेंस की मैं बात करूँ, डिस्टेंस 7 × d, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है एक जंप में, d, 7 जंप में 7d, 10 जंप के अंदर 10l, 12f, कुछ इस तरह से होगा कि नहीं होगा। और टाइम ये कितना दे रखा है, यूनिट टाइम, ठीक है, यूनिट टाइम दे रखा है, ये तीनों का दे रखा है ना। जितनी देर में ये 7 लगा रहा है, उतनी देर में 10 लगा रहा है, उतनी देर में ये 12 लगा रहा है। मतलब जब ऐसे बोलते हैं ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय डॉग इन 7 जंप्स इज इक्वल टू द, मतलब जैसे देखो लैंग्वेज पढ़ते हैं, लैंग्वेज से समझो, देखो लैंग्वेज समझो, लैंग्वेज क्या कह रहा है, अ डॉग टेक 7 जंप फॉर एवरी 10 जंप ऑफ लायन, मतलब जितनी देर में लायन 10 जंप लगा रहा है, उतनी देर में हमारा डॉग 7 जंप लगा रहा है। बस ये जो है मेन लाइन, बार बार बोल रहा हूँ मैं, पिछले क्वेश्चन में भी पूरा जोर लगाया था इसको समझाने के लिए। ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो ऐसे क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। अगर ये अटक जाएंगे हम इस पर, तो फिर ये हमारा क्वेश्चन ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है, पूरा आगे का। तो पहली लाइन समझनी जरूरी है, फॉर एवरी 10 जंप ऑफ लायन, मतलब जितनी देर में लायन 10 जंप लगाता है, उतनी देर में ही ये 7 जंप लगा रहा है, और उतनी देर में फॉक्स 12 जंप लगा रही है। मतलब टाइम सेम है तीनों केस में, है ना। तो सेम टाइम की बात हो रही है, यूनिट टाइम ले सकते हैं हम इसको। तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम का रेशियो ये आ गया। अब डी क्या होगा, एल क्या होगा, एफ क्या होगा, हम रेशियो लेंगे। तो हमने रेशियो लेना सीखा था, हमने पिछले वाले लेक्चर में ये देखा था कि जब भी ऐसे इस तरह से दे दिया जाए, हमको इस तरह से दे दिया जाए, है ना, तो हम क्या करेंगे, D/L/F कैसे निकालेंगे हम, याद है? तो जल्दी से लिख के बताओ, फटाफट लिख के बताओ एक बार। पहले तो देखो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, मैंने ये बताया था ना, जैसे डी के नीचे क्या आएगा, डी को छोड़ करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे लिख देंगे। लेकिन अभी देखो कॉमन कट रहा है तो काट देंगे हम, जितना कट रहा है काट देंगे। अब देखो डी के आगे को छोड़ देंगे, बाकी जो 2 बचे उनको मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देंगे। तो ये 4 3 12, एल के इसको छोड़ देंगे, बाकी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4, एफ को छोड़ देंगे, बाकी इनको कर देंगे 3। कितना रेशियो आया, 12, 4 और 3, ये रेशियो आया इनका, ये रेशियो आ गया। और हमने पिछले वाले क्वेश्चन में कैसा करा था, जो रेशियो था वही हमने डी की वैल्यू मान ली थी, क्योंकि हमको फाइनली स्पीड का भी तो रेशियो ही निकालना है। तो मैंने मान ली डी हमारा 12 है, एल 4 है, एफ 3 है। अब इनकी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, डी इंटू 12, 10 इंटू 4 और 12 इंटू 3, है ना। अब यहाँ पर हम अब देखेंगे, इंटू करने से पहले देख लो, क्योंकि हमको क्या निकालना है, रेशियो तो निकालना है, और रेशियो में हम कॉमन काट सकते हैं। तो इंटू करने से पहले देख लो कॉमन क्या क्या कट रहा है। देखो क्या कट जाएगा, इसमें से 4 से कट जाएगा, देखो 4 3 12, ये 4 है ही, 4 3 12, है ना। अब और कुछ कटेगा, और नहीं कटेगा। 7 3 21, 10 9, तो ये हमारा रेशियो है, ठीक है। तीनों की स्पीड्स का जो रेशियो है वो है 21:10:9। क्लियर, नोट डाउन कर लो नोट डाउन कर लो इसको। चलिए, यही था हमारे स्पीड का रेशियो और ये निकल गया यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम।
हाँ, अब हम नेक्स्ट टाइप करेंगे, टाइप 6th, है ना। टाइप 6th करेंगे क्योंकि टाइप 4th में हाँ टाइप 5th के अंदर इतने थे क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देंगे। जैसे अभी मैंने कई बार डॉग को जंप करवाई, कभी शेर को करा दी, कभी लोमड़ी को करा दी, कभी बिल्ली से जंप करवा देंगे, कभी घोड़े से करवा देंगे, कभी गधे से करवा देंगे, ऐसे करेंगे, है ना। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो इसी तरीके का रहेगा, है ना। तो 2 क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस कर ली तो कोई सा भी जानवर दे देगा हम कर लेंगे, गधा, मुर्गा, कुछ भी, बकरी, कोई भी दे दे हम सब कर लेंगे, ठीक है। तो इतना कुछ वो नहीं है, कॉन्सेप्ट मेन यही था, है ना। अब हम 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके भी थोड़े से क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए आपकी स्क्रीन पे होगा, हम रीड करके देखते हैं। अ बैग कंटेन 1 रुपीज़ 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन इज 5:7:9। देखो ध्यान से, एक बैग है, उसके अंदर 1 रुपये के कुछ सिक्के पड़े हैं, 50 पैसे के कुछ सिक्के पड़े हैं और 25 पैसे के सिक्के पड़े हैं, ठीक है। अब इन कितने सिक्के पड़े वो नहीं बताया, हमको रेशियो बता दिया, इनका रेशियो कितना होगा 5:7:9, ठीक है। आ जाओ, अब आगे क्या कहता है। इफ़ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द कॉइन इज 430 रुपये, सभी कॉइन की टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू कितनी है भाई 430 रुपये, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे। 50 पैसे के कितने कॉइन होंगे ये हमसे पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। क्या पूछा गया हमसे, 50 पैसे के कितने कॉइन होंगे यहाँ पर। तो देखो पहले अपन खुद अपना दिमाग लगा के इसको ट्राई करके देखो, एक बार अपना दिमाग लगा के इसको ट्राई करके देखो। आसान क्वेश्चन है ये, हो जाएगा। ट्राई करके देखें एक बार इसको। देखो 1 रुपये के जो सिक्के हैं वो हमको नहीं बताया कितने, ठीक। 50 पैसे के कितने नहीं बताया, लेकिन इन सभी का रेशियो हमको दे रखा है, 5:7:9 दे रखा है, ठीक। टोटल वैल्यू इनकी दे रखी 430 होने चाहिए। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे हमसे पूछा जा रहा है ना। तो एक बार करके देखो इसको। देखो इसके लिए हिंट दे देता हूँ। हमने जैसे 5:7:9 है ना, तो इतने हमारे पास रेशियो है, तो हम इनको टोटल कर लेते। टोटल कितना आएगा, टोटल कितने सिक्के आएंगे, है ना, और टोटल कितने सिक्के आएंगे, यहाँ पर टोटल कितना अमाउंट है, इससे हम एक रिलेशन बना सकते हैं। एक बार रिलेशन बना के देखो इसको, रिलेशन बना के देखो इसका। हुआ कुछ, हुआ किसी से, हाँ कई जनों से हो गया है ना, कई जनों से अभी नहीं हुआ, ठीक है। तो जिनसे नहीं हुआ वो देखो, जिनसे हो गया बहुत बढ़िया। देखो हम क्या मानते थे, हमेशा से हम यही चीज़ करते आ रहे, सेम जो हमारा रेशियो था ना, हम क्योंकि ये रेशियो है इसी को हम एक्चुअल वैल्यू मान लेते थे, है ना। ये जो हमारा रेशियो है हम इसी को एक्चुअल वैल्यू मान लेते थे। तो इस बार भी हम यही करेंगे, इसको हम एक्चुअल वैल्यू मान लेंगे। मैंने मान लिया कि 1 रुपये के मेरे पास 5 सिक्के ही हैं, 1 रुपये के 5 सिक्के ही हैं, तो वैल्यू कितनी बन रही है हमारे पास यहाँ पर टोटल 1 रुपये की 5 रुपये बन रहे हैं, ठीक है। फिर 50 पैसे के मेरे पास कितने हैं 7, 50 पैसे के मेरे पास 7 हैं, तो मेरे यहाँ पर कितने रुपए पड़ेंगे 7 × 5 कितने करेंगे अपन 3 रुपये 50 पैसे, ठीक है। इतने रुपए बनेंगे 3.5 रुपीज़, है ना। अब मेरे पास 25 पैसे के 9 सिक्के हैं, ठीक है, तो मेरे पास कितने बनेंगे भाई, इंटू कर देंगे 25। देखो सिंपल तरीका बताऊँ, 25 पैसे अगर जब 4 25 पैसे मिलके 1 रुपया बनता है, तो 8 25 पैसे मिलकर के 2 रुपये मिलेंगे, और एक और पैसा बच जाएगा, तो 2 रुपये 25 पैसे बच जाएंगे यहाँ पर, 2 रुपये 25 पैसे डायरेक्ट बिना इंटू करे हमने कर दिया। देखो वरना हमको इंटू करना पड़ता, 0.25 ऐसे करना पड़ता, 0.25 को हम 9 से इंटू करते फिर हमारे पास आता, डायरेक्टली हमने कर दिया, ठीक है। तो 2 रुपये 25 पैसे हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, है ना, हमारे हिसाब से इतने आ रहे हैं, ठीक है।
लेकिन क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि 430 है, हमारे हिसाब से कितने आ रहे हैं, अभी हम प्लस करेंगे। देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 रुपये 75 पैसे आ रहा है। टोटल कितना आ रहा है हमारे हिसाब से, इन सभी को जब हमने प्लस करा तो टोटल हमारे पास से आ रहा है 10 रुपये 75 पैसे। क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई 430 रुपये हैं टोटल, हमने निकाला 10 रुपये 75 पैसे आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, अरे कुछ ही नहीं करेंगे, हमारे बोलेंगे कि हमारे 10 रुपये 75 पैसे आपके 430 के बराबर हैं, तो हमारा 1 रुपया आपके कितने के बराबर होगा भाई, 10.75। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, 2 जीरो लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, काटेंगे। तो काट के देखो, जब तक कट रहा है वहाँ तक काटो, ठीक है। और काटने के बाद फाइनल आंसर हमारा आने वाला है 40। कितना आएगा फाइनल आंसर, 40, ठीक है। तो हमारा 1 आपके 40 के बराबर है, मतलब क्वेश्चन के 40 के बराबर है हमारा 1। और हमसे पूछा कितना है, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे। 50 पैसे के कितने कॉइन होंगे, हमने यहाँ पर क्या माना था, हमने माना था कि जो रेशियो है वही कॉइन है, मतलब 9 है तो 9 ही कॉइन है, तो नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 50 पैसे कितने आ जाएंगे। देखो हम इसको यहाँ पर इंटू कर देंगे, ठीक है, 50 इंटू 9 तो कितने 450 कॉइन्स। 450 कॉइन्स हो जाएंगे हमारे 25 पैसे। गलती कर दी, देखो 50 पैसे के पूछे ना, मैंने 25 से इंटू कर दिया, इसको गलत कर दिया। देखो इंटू करना है 40 से, 1 रुपया 40 के बराबर है, और यहाँ पर 50 पैसे के पूछा, 50 पैसे के 7 है, तो 280, ये आंसर है हमारा। 280 कॉइन्स होंगे हमारे पास। क्लियर है। कितने कॉइन्स होंगे 50 पैसे के, 280। कैसे करा हमने मान लिया कि जो इसका रेशियो था, हमने मान लिया कि एक्चुअल में उतने ही सिक्के हैं। 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, 50 पैसे के 7 सिक्के हैं, 25 पैसे के 9 सिक्के हैं, ठीक है। तो हमने वैल्यू निकाली 5 रुपये, 3.5 रुपये, 2 रुपये 25 पैसे, जोड़ दिया 10 रुपये 75 पैसे, 10 रुपये 75 पैसे आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आ रहा है कि टोटल जितना अमाउंट है वो तो 430 होना चाहिए। तो हमने बोला कि चलो ठीक है, हमारा 10 रुपये 75 पैसे आपके 430 के बराबर है, तो हमारा 1 रुपया आपके कितने के बराबर होगा, हमारा 1 रुपया क्वेश्चन के 40 रुपये के बराबर आ रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन में हमने 50 पैसे के कितने कॉइन माने थे, 7 माने थे, लेकिन हमारा 1 40 के बराबर है, तो हमारा 7 कितने के बराबर होगा, 7 इंटू 40, 280। तो कुल मिला के 50 पैसे के 280 कॉइन्स हैं। समझ में आ गया। नोट करो, अब इसको जल्दी से नोट करो इसको, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलो नोट कर लिया, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा है ना, बिल्कुल इसी के जैसा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो आप। सेकंड जो है क्या कह रहा है, अ बैग कंटेन 1 रुपीज़ 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स। एक बैग के अंदर 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन है। लिख लेते हैं भाई, 1 रुपया 50 पैसे, कम ऑन 25 पैसे, ठीक है। यहाँ है हमारे कॉइन इतने इतने, ठीक। रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज, अब वैल्यू का रेशियो है, ये ध्यान रखना, कीमत का रेशियो है यहाँ पर। पिछले क्वेश्चन में क्या था, किसका रेशियो था, नंबर का रेशियो था, कितने नंबर हैं, कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, ठीक है। यहाँ पर उनकी वैल्यूज का रेशियो है, कितना है भाई, 30:11:7, ठीक है। एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आर, अब यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे दिए, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने दे दिए भाई, 480, ठीक है, 480। फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, फाइंड नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। 50 पैसे कॉइन्स के पूछे हैं, कितने होंगे 50 पैसे के कॉइन। बिल्कुल पिछले वाले के जैसा ये क्वेश्चन कर सकते हो, अरे कर सकते हो।
पिछले वाले में हमको नंबर का रेशियो दे रखा था और यहाँ पर अमाउंट दे रखा था रुपए के अंदर। यहाँ पर रुपए का रेशियो दे रखा है और अमाउंट हमको यहाँ पर रुपए का रेशियो दे रखा है और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है। बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है, लेकिन करना वैसा का वैसा ही है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो नंबर ऑफ कॉइन्स का हम रेशियो निकाल लें यहाँ से। अगर हमको रुपए पता है तो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे पिछले केस में हमको नंबर ऑफ कॉइन्स पता था, हमने अमाउंट का रेशियो निकाल लिया था। अब हमको अमाउंट का रेशियो पता है तो हम नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो निकाल लेते हैं। देखो वैल्यू कितनी है, हम क्या मानेंगे, जो इसमें दे रखा है ना उसी को हम वैल्यू मान लेंगे। ठीक है, जो इसने दे रखा है उसी को वैल्यू मान लेते हैं। हम मान लेंगे कि 1 रुपये के इतने सिक्के हैं कि 1 रुपये के सिक्कों को जब हमने गिना तो टोटल वैल्यू बन रही है 30 रुपये। तो टोटल वैल्यू कितनी बन रही है, 30 रुपये। तो हमने 30 को 1 से डिवाइड करा तो आंसर आया हमारे पास 30, मतलब 1 रुपये के हमारे पास 30 सिक्के हैं। कम ऑन, आया समझ में। फिर 50 पैसे के इतने सिक्के हैं हमारे पास, जब हमने उनको गिना तो वैल्यू बन रही है 11 रुपये। ठीक है, वैल्यू बन रही है 11 रुपये। तो हम 11 रुपये को 50 पैसे से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा कि कितने हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि कितने रुपए, इससे कितने नंबर ऑफ कॉइन आए, तो 22 कॉइन्स हैं। क्लियर। फिर हमने 25 पैसे के इतने सिक्के हैं कि जब हमने उनको गिना तो टोटल 7 रुपये बन रहे हैं। तो बताओ कितने होंगे। तो हमने यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ लगाया इंटू 100। ठीक है, और 25 चौके 100, 25 इंटू 4 100, 7 4 जा 28। क्लियर हुआ। तो कितने नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो आ गया, या फिर मान लो कि नंबर ऑफ कॉइन्स ही आ गए हमारी तरफ से, क्योंकि हमने तो इसी को मान लिया था असली। तो हमारे हिसाब से कितने सिक्के आ रहे हैं, 30 प्लस 20 प्लस 20, 30 और 20 50 60 70, 70 और 8 78 और 2 80, टोटल 80 कॉइन्स हैं हमारे हिसाब से। टोटल कितने हैं, 80 कॉइन्स हैं। इनको प्लस कर दिया हमने, 30 को प्लस इसको 80 कॉइन्स। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास तो 480 कॉइन है। मैंने बोला कोई बात नहीं, हमारा 80 तुम्हारे 480 के बराबर है, हमारा 80 क्वेश्चन के 480 के बराबर है। तो हमारा एक कितने के बराबर होगा, 8 6 या 48, हमारा एक तुम्हारे 6 के बराबर होगा। फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। 50 पैसे के कितने नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे, है ना। एक हमारा अगर 6 के बराबर है तो 50 पैसे के अंदर कितने कॉइन आ रहे थे, हमारे हिसाब से 22 आ रहे थे। तो 50 पैसे के कितने कॉइन होंगे, यहाँ पर हम सिंपल क्या करना है, 22 को 6 से इंटू कर देना और आंसर मिल जाएगा। तो ये भी करके देख लेते हैं। देखो 12 6 2 12 13, 132 कॉइन्स आएंगे। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, नोट डाउन करो इसको भी अच्छे से, हमारा आंसर आ गया इसमें, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब चलो एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, ये इसी टाइप में मैंने ले रखा है इसको, इसी टाइप के अंदर हमने ले रखा है। थोड़ा सा डिफरेंट है ये, लेकिन है इजी। ये जो क्वेश्चन अभी थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इजी क्वेश्चन है ये। बस हमको समझ में आ जाना चाहिए कि चाहता क्या है क्वेश्चन। ठीक, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, रीड करता हूँ। द प्राइस ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। डायमंड का, डायमंड किसे कहते हैं, हीरे का, हीरे को डायमंड कहते हैं ना। तो हीरे का जो प्राइस है वो उसके वेट के स्क्वायर के बराबर है, मतलब उसके वजन के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं जो इसने बोला। प्राइस जो है उसके वेट के स्क्वायर के बराबर है ना, मान लिया। अ पर्सन ब्रोक द डायमंड इन द रेशियो ऑफ 3:1, 3:2:1। किस रेशियो में तोड़ दिया एक व्यक्ति ने इसको, डायमंड जो था उसको, ये जो डायमंड था हमारा पूरा एक इस तरह से होता है या कैसे होता है डायमंड, देखो इस तरह से होता है डायमंड, इसी तरह से होता है। तो इसको किस रेशियो में तोड़ दिया, 3:2:1, यानी इसका जो डब्ल्यू वेट था वो इतने 3 हिस्सों में बट गया, है ना। इतने हिस्सों में तोड़ दिया डायमंड को। एंड सोल्ड, और तोड़ के बेच दिया।
ठीक है, इनकर्स अ लॉस ऑफ 4620 रुपीज़। तो लॉस कितना होगा उसको, लॉस कितना हुआ होगा 4620 रुपीज़, 4620 रुपये का उसको नुकसान हो गया। फाइंड द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द डायमंड, डायमंड की इनिशियल कॉस्ट निकालो, ये पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, डायमंड की इनिशियल कॉस्ट निकालो। तो देखो ये डायमंड को बेचने का रूल रहता है ना, अगर आपको जानकारी हो तो ठीक है, नहीं तो इस क्वेश्चन से हमको देखो, मैंने बोला हर क्वेश्चन से एक नई चीज़ सीखने को मिल गई है ना, जौहरी वाली चीज़ सीखने को मिल गई हमको। क्या सीखने को मिला कि डायमंड की जो कीमत है वो उसके वजन के हिसाब से होती है ना, जितना ज़्यादा वजन होगा उतना ज़्यादा उसकी कीमत होगी। तो यहाँ पर बोला है हमारी कीमत वजन के बराबर थी। अब वजन अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और तीनों हिस्सों को क्या करा, उस आदमी ने दिमाग लगाया, उसने सोचा तीनों हिस्सों को अलग अलग करके बेचूंगा तो कितना पैसा आएगा, बल्कि उसको पैसा नहीं आया, नुकसान हो गया 4620 रुपये का। अगर वो साबुत का साबुत डायमंड बेच देता तो उसको जितने पैसे मिलते उससे 4620 रुपये अब कम मिले हैं। ठीक है, तो प्राइस इसके वेट के प्रोपोर्शनल है। तो एक चीज़ याद रखना जीवन में हमेशा, अगर तुमने ढंग से पढ़ाई करी है बचपन में तो याद होगा, नहीं तो अभी देख लो, जब भी ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है ना तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है, कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है। क्लियर है। अब ये के क्या है, ऐसे घबराओ मत कि के कहाँ से ले आए, हमको कैसे पता चलेगा। अरे जब भी ये प्रोपोर्शनल का साइन है, क्वेश्चन में क्या बोला है, प्राइस इज प्रोपोर्शनल टू वेट के स्क्वायर, है ना, प्राइस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेट, ऐसे बोला है क्वेश्चन में। हमारा जो प्राइस है वो वजन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कोई सा भी के ले आओ, ए ले आओ, बी ले आओ, सी ले आओ, जो तुमको अच्छा लग रहा है वो ले आओ, कांस्टेंट, है ना। तो ये पहले वाले केस में था, है ना। तो पहले इसका वेट कितना रहा होगा भाई, पहले वेट कितना रहा होगा, देखो तीन अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, हम मान लेते हैं यही इसका वेट है। अभी 3 यूनिट है, 2 यूनिट है, 1 यूनिट है, तो जब ये जुड़ा हुआ होगा तो W कितना होगा, 3 2 5 और 1 6 रहा होगा। तो प्राइस इसका पहले कितना होगा, के 6 का स्क्वायर यानी कि 36K, ये रही होगी इक्वेशन। अरे प्राइस इसका 36K रहा होगा, ठीक है, एक तो ये बात होगी। अब देखो तीन अलग अलग हिस्सों में बांट दिया तो प्राइस हमारा क्या होगा, ये हमारी मेन इक्वेशन है ना। तो यहाँ पर W एक बार हम रखेंगे 3 का स्क्वायर, है ना। दूसरी इक्वेशन एक बार W को हम रखेंगे 2 का स्क्वायर, और एक बार W को हम रखेंगे 1 का स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा 9K, और एक बार बन जाएगा 4K, और एक बार बन जाएगा K 1K, है ना। तो एक बार अगर जब वो पूरे के पूरे डायमंड को साबुत डायमंड बेचेगा, है ना, जैसा है वैसा का वैसा अगर बेचेगा तो उसको 36K रुपये मिल जाएंगे। अब उसने बेच दिया एक को 9K में, एक को 4K में, एक को 1K में, तो टोटल कितने K बन गए भाई, देखो 9 4 13 और 1 15, कितने मिल गए भाई टोटल। अरे जोड़ेंगे ना इनको, ये P1 P2 P3 को जोड़ देंगे ना हम, तो टोटल P मिल जाएगा हमको 9K प्लस 4K प्लस K, तो कितना बन जाएगा 14K, ठीक है, 14K बन जाएगा। तो हमको पता चल रहा है कि लॉस हो रहा है, और यहाँ से भी देखने में पता चल रहा है कि लॉस हो रहा है। एक बार में तो 36K मिल रहा था और एक बार में 14K मिल रहा है, तो लॉस कितना हो रहा है हमारे को, हमारे हिसाब से लॉस कितना हो रहा है 36K माइनस 14K, ठीक है। तो लॉस कितना हुआ हमारे हिसाब से 22K का, कितने का 22K का। क्वेश्चन के हिसाब से 4620 का हो रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो रहा है 4620 का हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4620, ठीक है। तो यहाँ से K की वैल्यू निकाल लेंगे, ये तो हमने बचपन में सीख लिया था, डिवाइड करना होता है 4620 डिवाइडेड बाय 22, है ना। तो क्या करें, 11 से डिवाइड कर दे, 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, बचेगा 2, 11 2 जा 22, 0 420, 2 से 1 गया 2 1 0, तो K की वैल्यू कितनी आ गई 210 रुपये आ गई, हाँ मतलब 210 आ गई K की वैल्यू। और पूछा क्या हमसे क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है हमसे, फाइंड इनिशियल कॉस्ट ऑफ डायमंड, डायमंड की इनिशियल कीमत कितनी रही होगी, इनिशियल कीमत कितनी रही होगी। तो इनिशियल कीमत तो ये थी, तो हमने क्या करा 36 × 210 कर दिया, और यहीं से हमको आंसर मिल गया कि इनिशियल कीमत कितनी होगी इसकी।
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, नोट करो इसको। और इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो एज वाला है वो कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करो पहले एक बार। चलो, समझ लिया, नोट कर लिया। अब टाइप 7 हम करेंगे, क्वेश्चन ऑन एजेस। हेडिंग डाल लो क्वेश्चन ऑन एजेस। अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत होंगे क्वेश्चन सारे, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत होंगे क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं और साथ के साथ समझते जाते हैं। क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड श्याम 5 ईयर अगो वॉज 2:3। तो जो बोल रहा है वो कर दो हम, ठीक है, जो ये बोल रहा है वो हम कर देंगे अब, ठीक है। राम और श्याम की जो एज का रेशियो है, आज नहीं, आज से 5 साल पहले, तो -5 होगा। 5 साल पहले तो कितना था? 2:3, 2:3, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर मतलब 5 साल बाद, 5 साल बाद, तो 5 साल बाद इनका रेशियो कितना होगा वो भी दे रखा है भाई, देखो 3:4, कितना? 3:4। और हमसे पूछा फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, इन दोनों की प्रेजेंट एज का सम। प्रेजेंट एज ऑफ राम ये कितनी है और श्याम ये कितनी है, इनका सम पूछा है। इन दोनों का क्या पूछा है हमसे? इन दोनों का सम पूछा है, ठीक है, ये चीज़ हमसे पूछी गई है ना। तो अब देखो यहाँ पर कुछ, अब हम दिमाग लगाएंगे अपना, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। देखो, यहाँ तो थी प्रेजेंट एज की बात, यहाँ तो थी प्रेजेंट एज की बात, लेकिन ये यहाँ से आज की एज से 5 साल पहले चल गया और यहाँ से 5 साल आगे आ गया, यानी इन दोनों के बीच में अंतर कितना आया? अंतर कितना आया क्वेश्चन के हिसाब से? 10 का। क्लियर है? 10 का आया। यहाँ पर भी कितना आया? 10 का। लेकिन हमारे हिसाब से कितना अंतर आया? सोचो, हमारे हिसाब से भाई पहले 2 था, अब 3 हुआ, 1 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर 3 था, यहाँ पे 4 हुआ, 1 का अंतर आ रहा है। तो जब भी ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना, तो इन दोनों के अंदर अंतर सेम होगा, ये वाले रेशियो के अंदर और ये वाले के अंदर, ठीक है। तो जो राम की उम्र थी, पहले हमने माना 2 थी, अब 1 है, तो हमारे हिसाब से अंतर कितने का आ रहा है? पहले 2 थी, अब 3 है ना, एक अब 3 है, पहले 2 थी, अब 3 है, तो हमारे हिसाब से अंतर कितना आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है, तो हम लिख देंगे अंतर 1। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना अंतर आ रहा था? 10, है ना, क्वेश्चन के हिसाब से 10 का अंतर आ रहा था, तो हमारा 1 10 के बराबर है। फिर बोल रहा हूँ, ये हम तभी लिख सकते हैं, ये हम तभी लिख सकते हैं जब इन दोनों केस के अंदर अंतर, राम की उम्र का अंतर, श्याम की उम्र का अंतर बराबर हो, तभी हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का अंतर, इसका भी अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है, तो हम लिख सकते हैं 1 बराबर 10, ठीक है। तो 1 बराबर 10 है, तो यहाँ पर हमारे इनसे इनटू कर देंगे 10 से। तो राम की एज 5 साल पहले 20 थी, श्याम की 5 साल पहले 30 थी, राम की 5 साल बाद कितनी होगी? 30 होगी, और श्याम की 5 साल बाद 40 हो जाएगी। तो इस वाली एज में से हम नीचे आने के लिए 5 प्लस करेंगे, तो अभी इसकी एज कितनी रही होगी? राम की अभी कितनी है एज? 25 है। श्याम की अभी कितनी है? इसमें 5 जोड़ेंगे, ये 35 है। तो प्रेजेंट एज ऑफ राम कितनी हो जाएगी भाई? 25, और श्याम की 35। तो ये हम लिख दें यहाँ पर, राम की हो जाएगी 25 साल, श्याम की हो जाएगी 35, और इन दोनों की सम कितना हो जाएगा? 60 ईयर्स, ठीक है। था आसान क्वेश्चन, है ना।
चलो नोट करो इसको और फिर सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड श्याम आफ्टर राम एंड श्याम 5 ईयर अगो वॉज 3:1। ठीक है, राम और श्याम की जो एज का रेशियो था 5 साल पहले वो 3:1 था, है ना। एंड रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर वुड बी 2:1। और 5 साल बाद इनका रेशियो कितना होगा भाई, 2:1। देखो कुछ पुराने वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। देखो यहाँ पर द रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड श्याम, ये राम है ये श्याम है ना। इनकी 5 साल पहले इनका जो एज का रेशियो था वो था 3:1। कब था, 5 साल पहले, 5 साल पहले। ठीक है, अब आ जाओ। एंड रेशियो ऑफ द एज आफ्टर 5 ईयर वुड बी, 5 साल बाद कितना होगा, आफ्टर 5 ईयर वुड बी कितना है, 2:1। मतलब ये 10 साल का अंतर आ गया, 10 साल का अंतर आ गया इन दोनों में, है ना। फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। उन दोनों की प्रेजेंट एज का सम हमको निकालना है। तो क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल पुराने वाले क्वेश्चन के जैसा है, देखो एक बार, क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल पुराने वाले के जैसा है, नहीं है भाई। देखो पुराने वाले में क्या था, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा था, है ना। तो हमने जो डिफरेंस आता, फर्ज करो यहाँ पर डिफरेंस आता 2, मतलब ये होता हमारा, ये होती हमारी 4 और ये होता हमारा 2, ये भी हमारा होता यहाँ पर कहीं ना कहीं होता 5 और ये होता हमारा 3, इस तरह से होता। डिफरेंस आता 2 और क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 और 5 10। तो हम हमारे 2 को 10 के बराबर लिख सकते थे और इसी तरह से इनटू करके यहाँ से सॉल्व कर लेते। पर ऐसा नहीं है इसमें, है ना, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर डिफरेंस ही नहीं सेम आ रहा। तो अब हम कैसे करेंगे, क्या दूसरा तरीका है इसको करने का। जब क्वेश्चन का डिफरेंस ही सेम नहीं आए तब हम कौन से तरीके से करेंगे बताओ, तब कोई तरीका ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते इसको फिर। हाँ मैंने बता दिया, तब हम इसको कर ही नहीं सकते। अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो हम कर ही नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे, छोड़ देंगे इसको, नहीं, हम डिफरेंस को सेम बनाएंगे। अब क्या करेंगे, डिफरेंस को सेम बनाएंगे। तो भाई देखो डिफरेंस को सेम बनाने का कौन सा तरीका है, इसके लिए कोई है तरीका या इसके लिए भी नहीं है, हाँ इसके लिए तो है। क्या है, यहाँ पे हम डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 3 में से 1 गए, 2 आ गया। यहाँ पर इन दोनों में से डिफरेंस निकालेंगे, 2 में से 1 गया, 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका जो डिफरेंस निकला, ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे वाले से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे और इससे। तो कर दें मल्टीप्लाई, ये 2 ये 2, 2 2 जब 4 आ गया, यहाँ पर 2 1 जब 2 आ गया, ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस आया ये 1, हम इसको एक बार इससे करेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 × 1 तो ये तो 3 रहेगा, और ये भी 1 × 1 ये भी 1 रहेगा, है ना। तो इस तरह से अब ये आ गया। तो अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं क्या हमारा जो ये है डिफरेंस अब सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो 3 और ये बन गया 4, 1 का डिफरेंस आ रहा है, 1 और ये हो गया 2, 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई डिफरेंस सेम है। हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 5 साल पहले और 5 साल बाद का डेटा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है, 10 का, है ना। हमसे पूछा है दोनों की प्रेजेंट एज कितनी होगी, है ना। तो देखो पहले हम क्या करना है, 1 हमारा 10 के बराबर है, तो 3 × 10, तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी एज 30 साल। कुछ थोड़ा घिचपिच सा हो रहा है, बट समझाने के लिए ये इस तरह से मैंने बताया है ना। इसके जैसा एक और क्वेश्चन करवा देंगे, उसमें समझ जाना। यहाँ × 10 तो ये हो रहा है 10, ठीक है। 5 साल पहले उसकी 30 थी, तो अब कितनी होगी, 5 जोड़ देंगे तो राम की उम्र अब कितनी हुई होगी भाई, 35, और शाम की अभी कितनी है, 10 + 5 15। तो दोनों की उम्र का सम कितना है, 40 और 10 50। यही आंसर है हमारा, ठीक है, यही हमारा आंसर है कि प्रेजेंट में अभी इस वक्त दोनों की उम्र क्या होगी। तो दोनों की उम्र अभी 50 साल होगी, मतलब दोनों की उम्र का सम 50 साल होगा, है ना। नोट डाउन कर लो इसको, नोट डाउन कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
देखा, सिंपल था ना क्वेश्चन और खूबसूरत भी था। ठीक है, कितना मतलब कितना अच्छा था ये क्वेश्चन। हमने देखा, हमने एज का बस डिफरेंस निकालना है ना। डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो उसी को जो एक्चुअल डिफरेंस है, रेशियो का डिफरेंस और एक्चुअल डिफरेंस को इक्वल मानना है और आंसर निकाल लेना है। और अगर सेम नहीं है तो हम इस तरह से सेम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के जैसा, ताकि ये डिफरेंस जिसमें सेम नहीं आता, ये वाले टाइप के क्वेश्चन करने हमको आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो रीड कर सकते हैं एक बार, रीड कर सकते हो आप एक बार, रीड करके स्टार्ट कर दो। जिनको समझ में आ गया, जिनको समझ में आ गया वो स्टार्ट कर दो, जिनको नहीं आया वो इंतज़ार करो। चलो थर्ड क्वेश्चन, द एज ऑफ राम इज 4 times हिज डॉटर। ये राम है और ये इसकी डॉटर है, डॉटर मतलब पुत्री, ठीक है, उसकी बेटी है। अब राम की उम्र जो है अपनी बेटी की उम्र से 4 गुना है। मतलब अगर उसकी बेटी की उम्र 1 साल होगी तो राम की उम्र उससे 4 गुना, यानी 1 × 4 4 होगी, 4 गुना है। मतलब बेटी की 10 होगी तो राम की 10 × 4 40, बेटी की 20 होगी तो राम की 4 गुना, 20 × 4 80, इस तरह से 4 गुना है अभी। तो हमने मान लिया, सिंपल करनी है हमको तो कैलकुलेशन, हमने मान लिया 1 है तो राम की 4 होगी। ठीक है, आ जाओ। द एज ऑफ राम वॉज 9 times ऑफ हर डॉटर आफ्टर 5 years ऑफ हर डॉटर 5 years अगो। 5 साल पहले, 5 साल पहले, ये तो अभी का डेटा है, 5 साल पहले का हम थोड़ा ऊपर लिखेंगे। तो ये देखो अभी का डेटा जो है, अभी का डेटा जो है यहाँ लिख लेते हैं। अभी राम की उम्र अपनी डॉटर की उम्र से 4 गुना है। 5 साल पहले, 5 साल पहले राम की उम्र 9 गुने थी अपनी बेटी की उम्र से, अपनी बेटी की उम्र से 9 गुने थी। फाइंड द परसेंटेज। अभी दोनों की, राम की और राम की बेटी की उम्र अभी कितनी होगी, हमको ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखो क्या डिफरेंस सेम है, यहाँ डिफरेंस 5 का आ रहा है, यहाँ डिफरेंस 0 का आ रहा है, तो डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। कैसे? माइनस करो इन दोनों को, ऊपर वालों को। डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों का? 9 में से 1 गए 8, 4 में से 1 गए 3, तो इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × 3 1 × 3, और इसको इन दोनों से 4 × 8 1 × 8। तो यहाँ पर कितना आएगा? 9 3 जा 27, यहाँ लिख दूँ मैं, कहाँ लिखूँ, यही लिख देता हूँ, 27 आ रहा है। ठीक है, और 1 3 1 जा 3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 8 4 जा 32 आ रहा है, और 8 1 जा 8 आ रहा है। अब देखो क्या अब डिफरेंस सेम आ रहा है? बिल्कुल हाँ, अब बिल्कुल डिफरेंस सेम आ रहा है हमारा। 3 और 2, यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है ना, यहाँ पर भी 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है। अब डिफरेंस हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो हमसे पूछे प्रेजेंट एज बताओ, तो भाई प्रेजेंट एज ही तो आ गई अब ये प्रेजेंट एज ही तो आ गई, क्योंकि ये हमारी प्रेजेंट एज थी। इस वाले क्वेश्चन में हमको ऐसा नहीं दे रखा था 5 साल पहले की और 5 साल आगे की, हमको सिर्फ अभी की एज दे रखी थी। तो अगर अभी की एज दे रखी है तो यही हमारा फाइनल आंसर है कि राम की एज है 32। राम की एज अभी 32 है, और उसकी जो बेटी है, डॉटर है उसकी एज है 8 साल। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। तो इसको भी नोट कर लो, नोट कर लो इसको भी। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला ख़त्म हो चुका है। आप अब इसके सारे क्वेश्चन, हमने जितने भी लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चंस करे हैं, सभी क्वेश्चन एक बार दोबारा से खुद से करके देखें, बिना देखे करके देखो। और जब आपको लग जाए कि हाँ बिना देखे मैं सारे क्वेश्चन कर सकता हूँ, तो आप फिर दूसरे क्वेश्चन जो हैं उनको उठाओ, मतलब दूसरे एग्जाम में जो आ रखे हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, उनको उठाओ और वो करके देखो। और काफ़ी सारे, मतलब लगभग 95% क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। जो नहीं बन रहे हैं उनको सॉल्यूशन देखो, समझो, फिर करो। फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।